हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी का लेक्चर नंबर 4। और इसमें सीखेंगे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न सीखेंगे बच्चों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संतुलता संबंध क्या है। जो बच्चों थ्योरेटिकल है और बहुत ही आसान है, आपको आसान ढंग से समझाया जाएगा जिससे आपको अच्छे ढंग से और आसान तरीकों से आपको बच्चों याद हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों वीडियो में आप अंत तक बने रहें जिससे सारे कंसेप्ट बच्चों आपके लिए क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है नाभिकों का वर्गीकरण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों किसी भी एलिमेंट तत्व के जो वर्गीकृत किया गया है वो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नाभिकों को वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न नाभिकों में प्रोटॉन संख्या मतलब परमाणु क्रमांक अथवा न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की कुल संख्या जिसको हम सब क्या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। आप याद रखिएगा न्यूक्लियन जब भी बोलेगा बच्चों किसकी चर्चा होगा द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या आप देखें बच्चों कोई भी एलिमेंट होता है इससे यहाँ पे परमाणु संख्या का संकेत लेते हैं जेड से और द्रव्यमान का संकेत लेते हैं ए से के आधार पर नाभिकों को वर्गीकृत किया गया है। यह निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया बच्चों। तो आप इसको पहले यहां से बच्चों क्या करें, इसके क्वेश्चन यहां पे आंसर आप लिख लें वीडियो को रोककर। उसके बाद अगला जो है वो सबसे पहला क्या है बच्चों आइसोटोप। आइसोटोप या है बच्चों या समस्थानिक, अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक हिंदी नाम है बच्चों कि एक ही तत्व के उन परमाणुओं की जिनकी परमाणु संख्या और रासायनिक गुण क्या हो समान हो। जिस तत्व का जिस एलिमेंट का परमाणु संख्या और एवं रासायनिक गुण क्या हो समान होगा उसे हम सब आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। तथा रासायनिक गुण क्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो बच्चों इसमें भिन्न होती है। उस तत्व को आइसोटोप को लिखिएगा आइसोटोप या समस्थानिक, गलती लिखे बच्चों समस्थानिक कहलाते हैं को समस्थानिक कहते हैं बच्चों, कहलाते हैं नहीं, क्या लिख दीजिएगा कहते हैं। अगला क्या बच्चों समभारिक आइसोबार्स, नाम से ही पता चलता है समभारिक जिसका भार समान हो। तो ऐसे नाभिकों जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या बच्चों क्या होगा समान होगा, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ये 16 पढ़े थे, समस्थानिक वाला 17 है जो, और यहाँ पे फ्लोरीन तो देखें तो दोनों का द्रव्यमान संख्या 17 है इसलिए एक दूसरे के लिए क्या बच्चों समभारिक हो गया। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है बच्चों, फिर ट्यूट्रॉन बोलते हैं इसको जिसका द्रव्यमान संख्या 3, और हीलियम का ये समस्थानिक है इसका भी द्रव्यमान संख्या 3। ऐसे तो होता जो 4 होता है लेकिन ये 3 इसका समस्थानिक वाला द्रव्यमान संख्या है इसलिए इसको बोलते हैं दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है इसलिए दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है। उसी तरह नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 19, सर हम सब तो पढ़े थे 14 बच्चों। नाइट्रोजन का बहुत सारे समस्थानिक होता है जिसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या सबका समान होता है। तो द्रव्यमान संख्या 14 वाला पढ़े थे, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना बच्चों नाइट्रोजन का 19, कार्बन संख्या 12 पढ़े थे, यहाँ पे 19। पता चला कि दोनों का समभारिक है कि वो दोनों द्रव्यमान संख्या के 1 2 अरे बच्चों 3 भी एग्जाम्पल दिया गया समभारिक का, आप लिख सकते हैं। उसी तरह जो अगला क्या समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन क्या है, ऐसे नाभिकों जिसमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, केवल क्या जो न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है आइसोट्रॉन कहलाता है, नाम है आइसोटोन। सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की अगर संख्या समान होगा तो उसे बच्चों कहेंगे आइसोटोन। जैसे लिथियम और बेरिलियम देखा जाए बच्चों, तो लिथियम में न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाते हैं तो 7 में 3 घटाएंगे तो बच्चों 4 आएगा। उसी तरह बेरिलियम में 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। पता चला लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या 4, बेरिलियम में भी न्यूट्रॉन की संख्या 4, एक दूसरे के क्या है बच्चों सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन। यहाँ भी देखा जाए ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान संख्या 3, तो यहाँ द्रव्यमान संख्या 3 परमाणु संख्या 1, तो बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा।
ये हीलियम है बच्चों, द्रव्यमान संख्या 4 और हीलियम का परमाणु संख्या फिक्स होता है 2, तो घटा के देखें 4 में से 2 तो 2 आएगा, तो ये एक दूसरे के लिए क्या होगा बच्चों, समस्थानिक हो गया। क्या एग्जाम्पल हो बच्चों, 2 का एग्जाम्पल लिए है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आइसोटोप जो सबसे बड़े है समस्थानिक का उपयोग, जैसे सिंपल से बताते हैं बच्चों, आप दौड़ाइए हाइड्रोजन का सिर्फ आप पढ़े हुए 1 लेकिन हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसका परमाणु संख्या क्या होगा, सबका समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। तो ये तीनों क्या है बच्चों, समस्थानिक है, जो एग्जाम्पल आप सबसे पहला का लिख सकते थे, क्योंकि सबका परमाणु संख्या समान है लेकिन सबका द्रव्यमान संख्या बच्चों क्या है, अलग अलग है। एक है हाइड्रोजन, एक है ड्यूट्रॉन, एक है टिट्रॉन, नाम रखा गया इसका। आइसोटोपों का उपयोग निम्नलिखित है बच्चों, औषधि विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं, कृषि विज्ञान में करते हैं, अनाक्य भौतिकी में इसका उपयोग करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका उपयोग होता है। सिंपल से समझाने के लिए, कैंसर जैसे रोग की चिकित्सा के लिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियो एक्टिव आयोडीन का व्यवहार किया जाता है। केमियोथेरेपी के नाम सुने बच्चों, जिसकी सहायता से कैंसर का इलाज किया जाता है, तो वो क्या है, आइसोटोप का ही उपयोग करके इसे हम क्या करते हैं, केमियोथेरेपी किया जाता है। सिंपल सा लिखा गया है कि क्या है, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियो एक्टिव आयोडीन का व्यवहार किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, औषधि विज्ञान में, कृषि विज्ञान में और नाभिकीय भौतिकी में। इसको लिख लें बच्चों यहाँ तक। इसके बाद क्या बच्चों, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल से कहा जाए, यूनिट मतलब मात्रक, जिसे मापा, जिसकी सहायता मात्रक जो क्या कहता है, भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है मात्रक को। एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक मतलब क्या बच्चों, कि परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक का उपयोग करते हैं। क्योंकि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इस सब का द्रव्यमान अगर देखिएगा तो बहुत ही कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होगा 9.1 × 10⁻³ kg, कितना छोटा है बच्चों। अब इसका द्रव्यमान -31 kg लिखने से अच्छा है इसका एक छोटा सा मात्रक उपयोग करते हैं, इसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलते हैं AMU या शॉर्ट में U भी लिखते हैं। तो मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म द्रव्यमान वाले कणों के द्रव्यमान ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक प्रयुक्त होता है। ऊर्जा को भी व्यक्त करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं बच्चों, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। सिंपल सी बोले, परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक की आवश्यकता पड़ता है। इस U या ANU नहीं बच्चों, AMU एटॉमिक मास यूनिट द्वारा सूचित किया जाता है। एक NU में कितना द्रव्यमान होता है बच्चों, 1.6605 × 10⁻27 kg। ये इसको 1.66 ले सकते हैं गुना 10⁻27 kg, यानी इतना kg होगा। सोचो कितना छोटा है, तो उसको 1 U बोलेंगे। कितना छोटा द्रव्य मात्रक है बच्चों कि 1.6605 × 10⁻27 kg होगा, तो 1 MU होगा, 1 AMU होगा। भिन्न धातुओं की पत्ती के साथ प्रयोग करने पर यह पाया गया कि बच्चों कि किसी भी नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या A के समानुपाती होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए तो यहाँ पे देख सकते बच्चों क्या लिखा हुआ है कि भिन्न धातुओं की पत्ती के साथ प्रयोग करने पर यह पाया गया कि किसी भी नाभिक का जो आयतन होता है उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। किसके अनुसार बच्चों, रदरफोर्ड के अनुसार। यहाँ पे रदर छोड़ दिया, रदरफोर्ड के अनुसार। आप इतना लिख लिए होंगे उम्मीद है। जैसे बच्चों V आयतन है तो A क्या है, द्रव्यमान संख्या, V समानुपाती A 4/3 पाई RQ होता है आयतन का फॉर्मूला, समानुपाती A। ये बच्चों π4 नियतांक है, तो इसलिए सब नियतांक में समा गया बच्चों, तो R समानुपाती, सॉरी बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं R के पावर, एक लाइन और लिख सकते हैं R के समानुपाती A, यानी सब नियतांक इसमें चल गया बच्चों। अब पावर इधर भेजें तो 1/3 हो जाएगा, और समानुपाती हटा तो R नॉट आया है, जहां R नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या, और यहाँ पे R नॉट बच्चों लगभग 1.2 फर्मी होता है। फर्मी मतलब हेक्टोमीटर, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी R नॉट के मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर फर्मी या हेक्टोमीटर बच्चों, इतना लिख ले।
अगला क्वेश्चन बच्चों, द्रव्यमान आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। सिंपल से लग रहा है बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समतुल्यता इक्विवेलेंट। तो बच्चों आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग राशि नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के तुल्य है, इक्विवेलेंट है। जैसे कहना चाहता है ये आइंस्टीन ने बताया कि किसी भी पिंड में अगर जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में है, यानी जैसे हमारे पास द्रव्यमान है तो हमारा जो द्रव्यमान किसके रूप में है, ऊर्जा के रूप में, यानी हमारा ऊर्जा किसके रूप में संचित है, द्रव्यमान के रूप में है। अगर हम बच्चों पढ़ाते हैं या कोई भी काम को व्यक्ति करता है, उस काम करने से उसका ऊर्जा का लगातार क्या बच्चों ह्रास होता है। जैसे बच्चों ऊर्जा का जब ह्रास होता है तो उसका क्या होता है बच्चों, दिखता क्या है कि उसका लगातार द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, घटने लगता है। क्या होता है, उसका द्रव्यमान लगातार घटने लगता है। पता क्या चला कि निकल क्या रहा है, ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा निकला है किसके रूप में, द्रव्यमान के क्षति के रूप में। अब कोई व्यक्ति ऊर्जा खाया है बच्चों को, उसको एनर्जी मिला है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर होगा बच्चों किसके रूप में होगा, द्रव्यमान के रूप में। लेकिन किसी व्यक्ति का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो लगता है बच्चों उसका एनर्जी ज्यादा है। इस व्यक्ति का द्रव्यमान कम होता है, पतला होता है, तो लगता है कि उसकी एनर्जी कम है। पता चला कि द्रव्यमान से पता चल जाता है उसकी एनर्जी। इसलिए वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग राशि नहीं है, बल्कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर किसी में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान किसके, द्रव्यमान जो है संचित बच्चों वो किसका रूप है, ऊर्जा का ही रूप है। किसी से ऊर्जा निकल रहा है तो किसके रूप में निकलेगा, द्रव्यमान के क्षति के रूप में निकलेगा। किसी को एनर्जी मिल रहा है तो उसका द्रव्यमान के रूप में एनर्जी क्या हो, तो उसका द्रव्यमान धीरे धीरे क्या हो, बढ़ रहा होगा। एनर्जी मिला, द्रव्यमान बढ़ने लगा। तो यहाँ पे लिखा है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध इस तथ्य को बताता है कि बच्चों सापेक्षतावाद के मतलब एक दूसरे के सापेक्ष द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान एवं ऊर्जा दो भिन्न राशियां नहीं है। वही लिखा बच्चों, बल्कि एक दूसरे के तुल्य होती है, तुल्य है। द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण क्या होता है, ऊर्जा होता है। द्रव्यमान है उसमें ऊर्जा है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील कण का द्रव्यमान उसकी चाल भी पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्भर करता है। बच्चों आप सिंपल से बताएं बच्चों कि कोई छोटा कण लीजिए हल्का द्रव्यमान का, उसे तेजी से गति करवाएंगे, उसके अंदर एनर्जी आता है, गतिज ऊर्जा मिलता है, लेकिन वह गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान के रूप में तो संचित हो जाता है। जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को लगता है तो लगता है कि बहुत भारी वस्तु से मारा गया है, भारी वस्तु से नहीं मारा गया बच्चों, बल्कि उसके एनर्जी था जो द्रव्यमान के रूप में संचित हो गया है। बच्चों उसका द्रव्यमान क्या हो बच्चों, किसी को गति करवाएंगे तो द्रव्यमान कम था, बढ़ जाएगा। तो ये गतिक द्रव्यमान है बच्चों, ये विराम द्रव्यमान है। √1-v² v क्या है तो 4, उसको फेंका गया वेग है, 80 प्रकाश की 4 समीकरण है। जितना ज्यादा वेग बढ़ाएंगे बच्चों पूरा मान इधर बढ़ेगा, जिससे 1 से मान क्या होगा, घटेगा, और पूरा मान नीचे घटेगा बच्चों, पूरा मान बढ़ जाएगा। यानी वेग बढ़ने से द्रव्यमान क्या हो बच्चों, गतिक द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी ज्यादा हुआ तो वो एनर्जी ज्यादा दिखेगा किसके रूप में, उसके द्रव्यमान के रूप में स्टोर दिखेगा कि द्रव्यमान ज्यादा है। इतना लिख लें बच्चों। क्या लिखा बच्चों इसके बाद ये लिखा हुआ कि ये समीकरण है जहां m0 उसका विराम द्रव्यमान है और c निर्वात में प्रकाश की चाल है बच्चों। सी क्या बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जहां m0 विराम द्रव्यमान के किसी कण को चाल c से गतिशील कराने के बाद कण का द्रव्यमान m हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा E के मतलब काइनेटिक एनर्जी m - m0 × c² होगा बच्चों। क्योंकि उसका द्रव्यमान पहले से तो कितना हो गया, पहले था m0, अब हो गया m, तो घटा दो × c² कर दो। स्पष्टता विराम द्रव्यमान m0 की वस्तु के अंदर संचित आंतरिक ऊर्जा कितना है बच्चों, m0 c²। पहले से कोई व्यक्ति में द्रव्यमान m0 है विराम द्रव्यमान, और प्रकाश के वेग से क्या है उसके अंदर कितना एनर्जी हो, प्रकाश के वेग से स्क्वायर कर देंगे m0 × c²। यानी कुल ऊर्जा बच्चों क्या होगा, गति के कारण ऊर्जा प्लस संचित ऊर्जा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो गतिज ऊर्जा प्लस संचित ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा इतना हुआ और पहले से एनर्जी इतना स्टोर था बच्चों। किसी भी पिंड में अगर 4 kg का पिंड है तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, 4 × c², जहाँ c प्रकाश की चाल हो। किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg होगा बच्चों, उसका द्रव्यमान कितना संचित होगा, 5 × c²। ये पहले से इतना द्रव्यमान संचित था, एनर्जी
ऊर्जा संचित था। अब गति ऊर्जा इतना आ गया, दोनों को जोड़ दिया जाए तो E बराबर mc² आ गया। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध कहा जाता है। स्पष्टता लिखा है बच्चों कि इस समतुल्यता सिद्धांत के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान और ऊर्जा दो भिन्न राशियां नहीं बल्कि तुल्य होती है। द्रव्यमान के क्षय होने से, द्रव्यमान क्षय हो रहा है मतलब ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा की उत्पत्ति, द्रव्यमान की क्षय से ऊर्जा की उत्पत्ति और ऊर्जा के क्षय से द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है बच्चों। यानी ऊर्जा खत्म हो गया तो कहाँ गया, द्रव्यमान के रूप में संचित हुआ, और द्रव्यमान क्षय हो गया, खत्म हो गया, किसके रूप में निकल गया, ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो गया। ये बच्चों पॉइंट है। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। आप वीडियो को बार बार देखें। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कहें, ये पहले वाला एनर्जी है, ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कैसे निकाले, पहले द्रव्यमान m0 था, बाद में कितना हो गया, m हो गया, तो m में से m0 घटा दीजिए तो बच गया गतिज द्रव्यमान इंटू c² कर दिया गया। तो ये गतिज ऊर्जा का मान ये है, मतलब पहले वाला एनर्जी दोनों को जोड़ दिया जाए तो E बराबर mc²। उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट है बच्चों, इसको पीछे से आप लेक्चर द्वारा रिपीट करके देखें, 100% बच्चों आपको समझ आएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।